मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखो आपका चैप्टर 6 है टूटती मर्यादाएं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में व्यक्ति का आर्थिक लालच उच्च आसान पर विराजमान है। वह प्रत्येक वस्तु व संबंध को लाभ हानि की दृष्टि से देखता है। लाभ के पलड़े को भारी समझ उसी में जा बैठता है, चाहे वे कितना भी अनीति से भरा हुआ क्यों न हो। बाप दादा माता भाई बहन का रुपयों के सामने कोई मोल नहीं है। मतलब पैसे के सामने पैसा ही सब कुछ है, पैसों के सामने कोई कुछ भी नहीं है। व्यक्ति का धर्म ईमान आदर्श व सब रुपयों के पलड़े में आ जाते हैं और इससे हमारी संस्कृति के सामाजिक ढांचे पर बड़ी चोट पड़ती है। वह चरमरा जाता है और सभी मर्यादाएं टूटकर बिखर जाती है। प्रस्तावना देखो कि आज के युग में रिश्तों का वास्तविक रूप दर्शाने का प्रयास लेखक ने किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि संसार में लोग किस प्रकार स्वार्थ पूर्ति हेतु रिश्ते रखते हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं। वह संपूर्ण घटना से मेरे अंतर्मन को झकझोर दिया था। टूटती मर्यादाओं को देख मैंने इसे लेखनी में पिरोने का निश्चय किया और यह आपके सामने प्रस्तुत है। महीनों से तारीखें लग रही थी। तारीखें मतलब मुकदमे के अदालत की जो पेशी होती है ना, उसमें जो डेट होती है उसके लिए बोला गया है। आज फिर तारीख लगी थी। कई महीने से मुकदमा चल रहा था और प्रत्येक अगले सप्ताह के लिए तारीख लग जाती थी। वह हर तारीख से पहले दिन वकील साहब के यहाँ अगले दिन की मालूमात के विषय में, मालूमात मतलब आवश्यक बातों के मालूम करने के विषय में अपनी शंका मतलब संदेह के हल हेतु जाता। वकील साहब की कोई संतोषजनक जवाब न देते, फिर भी वह किसी निश्चित समाधान और सत्य की जीत का विचार लिए घर लौट आता। उसके मन रूपी सागर में उठते उतार चढ़ाव को कहीं ठिकाना ना था। अपनी दशा पर उसे लगता कि जैसे सारा जमाना उसके दुख को देखकर मन में ठंडक का अनुभव करता हो। आस पड़ोस सगे संबंधियों और जानकारों की दृष्टि से वह धूर्त इंसान था। धूर्त मतलब बुरा इंसान। इसका कारण था कि उसका मुकदमा अपने पिता माता और भाइयों के विरुद्ध था। भला माता पिता से भी कभी कोई मुकदमा लड़ता है? बस लोगों की तीक्ष्ण दृष्टियों से उसे इस कारण बेदती रहती थी, मतलब उसे तीखी नजरों से लोग देखते रहते थे। समय का पालन करने में उसकी सर्वाधिक शक्ति खर्च होती थी। कचहरी का 10 बजे खुलने का समय था, जबकि काम शुरू होते होते 11 बज जाते थे। भला समय पर कोई अपना काम संभाल ले तो क्या उसे सरकारी कर्मचारी होने का गुनाह हो सकता है? जो जितना लेट लतीफ वह उतना ही बड़ा और उसकी उतनी ही अधिक खुशामदी। अदली मतलब चपरासी। 10 बजे के बाद आएगा तो क्लर्क उसके बाद और एक दूसरे से बड़ा अधिकारी एक दूसरे के बाद। 11 साढ़े 11 बजे तक तो जाकर कोरम पूरा होता है, मतलब सभी जमा होते हैं और फिर आवाजें लगती है और अगली तारीखें वितरित कर दी जाती है, मतलब बांट दी जाती है। अगली पे अगली तारीख हो जाती है। तारीख पर वह तो 10 बजे से पहले ही अपने वकील से बस्ते पर पहुंच जाता। 10:15 बजे मुंशी आता और लगभग 11:45 बजे वकील साहब। वह उन्हें नमस्ते करता। वे व्यापारी मुस्कान के साथ कहते कि आप कोर्ट पहुंचो, नाम बुलाए जाने पर मुझे बुलवा लेना। उसे वकील साहब के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर अचरज तो ना होता, परंतु ये अवश्य लगता कि वह जिन लोगों के बीच फंसा हुआ है ये उसके आदर्शों की सिलाई उधेड़ने वाले लोग हैं। इन्हें अपने मुवक्किलों से केवल पैसा चाहिए। मुवक्किलों के हितों को उन्होंने खूंटी पर टांगा हुआ है, मतलब उनकी परवाह नहीं करना। तब मुंशी जी कहते कि लाओ थोड़े पैसे जमा करवा दो और वह अनमना होकर 100 रुपए का नोट मुंशी जी को देकर अदालत रुख कर लेता। प्रारंभ में तो अदालत के सामने खड़े होने से उसे
डर लगता था, ना जाने लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वहां खड़ा हुआ निरपराध भी अपराधी ही माना और समझा जाता है। बेंच खाली होती है तो उस पर बैठ जाता है, अन्यथा खड़ा होकर दूर तक उनकी गतिविधियां मतलब क्रियाकलापों को अपना साक्षी बनाता है। वहां उपस्थित देखते समय उसे लगता है कि पृथ्वी पर शायद यही नरक है। पृथ्वी पर शायद ये क्या है, नरक है। सब लोग अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में होते हैं कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। आवाज लगाने वाला अर्दली मतलब सिपाही यमदूत से कम ना लगता था। उसका रुतबा भी किसी दंडाधिकारी से कम ना था, मतलब उसका औहदा। उससे कोई भी जानकारी प्राप्त करने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता तो वह किसी विधि विशेषज्ञ और पद के रुतबे की हैसियत से बात करता। ऐसे लगता कि यदि अपनी पर आ गया तो 4-6 महीने के लिए अंदर करवा देगा अथवा बड़ा अर्थदंड लगवा देगा। अर्थदंड मतलब हर्जाना लगवा देगा। दोपहर के बहुत तेज भूख लगती थी। 2-3 चने बेचने वाले वहां नियमित रूप से आते रहते थे। उनसे चने लेकर खाता और सोचता कि जीवन की हर घड़ी हर पल अपेक्षा से परे है। अब क्या हो जाए, रहस्य बना रहता। जो माँ अपने स्तन से अमृत से बालक को जीवन प्रदान करती है, वही कचहरी में झूठी शान कायम रखने के लिए सारी मर्यादाओं को छिन छिन कर देती है। वह पिता जो अपनी उंगली थमाकर बालकों को चलाना सिखाए, वही अपने अहंकार की तृप्ति के लिए बेटे को जेल भेजने और उसकी संपत्ति हड़पने को आतुर हो सकता है। वह भाई जिसके सुनहरे भविष्य के सपने देख उसने अपने प्रति हर वह बात करने का प्रयत्न किया जो केवल उसके हित में थी, आज माता पिता के साथ षड्यंत्र रचकर भातृ धर्म का निर्वाह कर रहा है। तो भाई के धर्म का क्या करा, पालन करा। जीवन में कब आपकी आस्तीन में से सांप निकलकर आपको ढसने के लिए जीभ लपलपा ले, फन फैला ले, आपको इल्लम नहीं हो सकता, तो आपको पता भी नहीं चल सकता। बस यही संसार है, जो नहीं हो सकता, जो नहीं होना चाहिए, वही यहाँ होता है। मर्यादाएं बनाई जाती हैं कि उनमें कोई सुरक्षित रह सके, परंतु उन्हें तोड़ने वालों की कमी नहीं है। षड्यंत्र का मतलब तो जानते हो क्या होता है कि कपटपूर्ण योजना बनाना। जब भी अदली मतलब जब भी सिपाही आवाज लगाने बाहर आता, सभी उपस्थित जन चौकन्ने हो जाते कि अब किसको आवाज लग जाए। जिनके नाम पुकारे जाते वे भीतर चले जाते और थोड़ी देर बाद बाहर आ तेजी से वापसी के लिए लपक लेते। फिर आवाज लगाने पर सिपाही आता, फिर सब चौकन्ने हो जाते। सब थे दुखी। लोगों की नजरों में वहां बैठा खड़ा हर फरियादी गुनहगार था, परंतु हर फरियादी को अपनी गुदंडी में छुपा दुख स्वयं की मालूम था। मतलब उसके अंदर जो दुख छुपा हुआ है वो उसे ही मालूम था। वह कूढ़ता और पूर्ण रूप से स्वयं को उस परम सत्ता के अधीन सौंप उसका खेल देखने को दंडी आहा भरकर सुनने में निहार रहा था। मतलब क्या है, वो सुनने होकर क्या कर रहा था, उसको देख रहा था। कोई फरियादी कभी हंस भी देता, परंतु उस हंसी में खुलापन ना होता था। लगता था कोई देख रहा है। यदि हंसने का प्रयत्न किया तो इससे अधिक दुख भोगने होंगे। बेचारे को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह चुप हो जाता। वह इन सभी गतिविधियों का मुख्य दर्शक बना पत्थर सा बैठा था। तभी अदालत में लंच हो गया। 1 घंटे के लिए सबकी उत्सुकताएं चौकन्ने पर तुषारपात हो गया। तुषारपात मतलब नष्ट प्राय होना। थैंक यू।